बिहार के रंग हो या उसके शिल्प, हर रेखा, हर आघात में इतिहास की धड़कन सुनाई देती है। यहाँ परंपराएं केवल यादों में नहीं, बल्कि जीवन के हर रंग में सांस लेती हैं। यह धरती मिट्टी और पत्थर से कहीं अधिक है। यह उन हाथों की पहचान है जिन्होंने पीढ़ियों से सृजन में जीवन भरा है। इतिहास गवाह है कि कला और शिल्प की दुनिया में बिहार का नाम सदैव ऊंचा रहा है। यही कारण है कि इस भूमि ने पूरे विश्व में सम्मान और पहचान अर्जित की है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम खोजेंगे बिहार की उन चुनिंदा कलाओं को जो इसकी आत्मा को स्वर देती हैं और उसकी विरासत को अमर बनाती हैं। मिथिला की मधुबनी पेंटिंग एक जीवित परंपरा है। लोक कथा कहती है कि राजा जनक ने सीता विवाह पर नगर की दीवारों को चित्रों से सजाने का आदेश दिया और तभी इस कला का जन्म हुआ। गांव की महिलाएं मिट्टी से लीपी दीवारों पर उंगलियों, बांस की कलम और प्राकृतिक रंगों से देवी देवता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और विवाह मंडप रचती हैं। मधुबनी पेंटिंग की यही विशेषता है कि चित्रों में कोई भी जगह खाली नहीं रहती। हर रेखा, हर रंग, हर आकृति अपने भीतर एक कथा समेटे हुए होती है। बिहार के मिथिलांचल, विशेषकर मधुबनी जिले में मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति प्राचीन काल में रामायण काल के दौरान मानी जाती है, जो कालांतर में एक पारंपरिक कला बन गई। बाद में लगभग 1934 के भूकंप के बाद एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर ने इसकी खोज की थी। 1960 के दशक के सूखे के दौरान आजीविका के लिए इसे दीवार से हटाकर कागज और कपड़ों पर उतारने की शुरुआत हुई। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक लोक चित्रकला है, जो अपनी चटक प्राकृतिक रंगों, ज्यामितीय पैटर्न और मिथकीय प्रकृति आधारित विषयों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग दोनों नामों से जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग धरोहर है मिथिला का। हमको बहुत प्रेम है, पूजा जैसे मानते हैं। मिथिला का कला है, मिथिला सीता माता का भूमि है। मधुबनी चित्रकला में आप देखेंगे तो ज़्यादातर उसमें देवी देवता के चित्र होते हैं, पारिस्थितिकी की चित्र होती है, वन्य पेड़ पौधे होते हैं। वहाँ वृक्ष पूजा की बहुत बड़ी समृद्ध परंपरा रही है मिथिलांचल में। पशु पक्षी जो है उसके भी चित्र उसमें आते हैं। तो ये इकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है। प्रकृति को देवता से जोड़ करके जो चित्रांकन होता है वो मिथिला पेंटिंग में आपको दिखेगा। उंगलियों, बांस की कलम, टहनियों, निब, पेन या माचिस की तीली से सीधे हाथ से ही की जाने वाली पेंटिंग, ब्रश का प्रयोग भी आधुनिक रूप में होता है। चित्रों में खाली जगह नहीं छोड़ी जाती। पूरी सतह फूल, पत्तियां, बेलें, ज्यामितीय आकृतियों और प्रतीकों से भर दी जाती है, जिससे मजबूत डेकोरेटिव इफेक्ट बनता है। मिथिला की ये चित्रकला दीवारों पर चावल के पेस्ट और प्राकृतिक रंगों से शुरू हुई। ये पारंपरिक लोक कला है, जो कोई शैक्षणिक या फिर ट्रेनिंग से नहीं होती है। ये हमारी परंपराओं से होती आ रही है। नानी, दादी, फुआ, इन सब से पीढ़ी दर पीढ़ी होती आ रही है। और इस लोक कला में खास करके देवी देवता और आध्यात्म से जुड़े, तंत्र से जुड़े चीज़ बनते हैं। और उसके साथ साथ हमारी परंपराओं की लोक पर्व, शादी विवाह, जितने कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, सभी को हम लोग दर्शाते हैं। रंग पारंपरिक रूप से प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाते हैं। हल्दी, नीलगिरी यानी इंडिगो, सिंदूर, पत्तों, फूलों से प्राप्त पीला, लाल, हरा आदि। आजकल रेडीमेड रंग भी व्यापक हैं। पेंटिंग के सामान्य विषयों में राम सीता विवाह, राधा कृष्ण, शिव पार्वती,
गणेश, सूर्य, चंद्र, कुल देवता, विवाह या कोहबर दृश्य, साथ ही पक्षी, मछली, हाथी, पेड़ पौधे और दैनिक जीवन के दृश्य होते हैं। कोहबर में सूर्य भी होते हैं, चंद्रमा भी होते हैं, नवग्रह भी होते हैं और महादेव पार्वती भी होते हैं। उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। आपको लगेगा कि संपूर्ण इकोलॉजी, संपूर्ण ब्रह्मांड, देवलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक की सभी वस्तुएं उसमें समाहित हैं। बहुत जितना अपना इच्छा है अंदर से वो कला हम मधुबनी पेंटिंग में लाते हैं। मिथिला का धरोहर है दशावतार, नैना जोगिन, राधा कृष्ण, देवी देवता, जैसे गांव समाज का रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर दिखाते हैं। परंपरागत रूप से ये कला शादी समारोहों में कोहबर घर, गोसाई घर और आंगन की दीवारों पर बनाई जाती थी। अब कागज, कैनवस, कपड़े, साड़ियों, बैग, होम डेकोर आदि पर भी खूब बनाई जा रही है। लोक कला तो हमारी संस्कृति की संरक्षण के साथ साथ हमें एक व्यवसाय मिल रहा है, लोगों को इससे जोड़ रहा है, हमारे परंपराओं को जीवंत रखता है। गंगा देवी, सीता देवी, जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, बउआ देवी जैसी कई महिला कलाकारों ने इस कला को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान और पुरस्कार दिलाए हैं। अपना मधुबनी में जो सीता जी के जन्म से बनाए हैं, अभी भी है हमारा पेंटिंग विद्यापति टावर पर, जो बहुत अच्छा बनाए हैं। सीता जी के जन्म से लेके अग्नि परीक्षा तक हमको बहुत अच्छा लगता है। दीवार पर बनाते हुए, हर चीज पर बनाते हुए। धीरे धीरे इसका जब बढ़ावा हुआ है तो नई पीढ़ी की जो बात करते हैं तो बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं और आगे आ रहे हैं। जैसे अदर कोर्स होते हैं, टेक्निकल कोई भी कोर्स, तो उसके साथ साथ अब मिथिला पेंटिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं बच्चे और अपना फ्यूचर इसमें देख रहे हैं। मिथिला पेंटिंग ही एक ऐसी कला है जिसकी कोई जाति या फिर लिंग भेद नहीं है। श्रेय तो ज़्यादातर महिलाओं को ही मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी बनाते हैं और सब इसमें अपना भविष्य देखते हैं, अपना रोजगार चाहते हैं। आज ये कला सिर्फ विवाह की नहीं बल्कि संघर्ष और समाज की आवाज बन चुकी है। जिस तरह मधुबनी में रंग और रेखाएं कथा कहती हैं, उसी तरह सुजनी कढ़ाई में सुई धागे से कहानियां बुनी जाती हैं। यह लोक कला पुराने कपड़ों में नया जीवन डालने की परंपरा से शुरू हुई। सुजनी यानी शुभ जन्म, जब माँ और नानी अपने स्नेह से पुरानी साड़ियाँ और धोतियाँ जोड़कर नवजात के लिए सुजनी रजाई बनाती थी। पीढ़ियों से महिलाएं सुजनी के जरिए अपने अनुभवों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन की कहानियों को कपड़े पर उतारती रही हैं। यही कारण है कि सुजनी केवल कढ़ाई नहीं बल्कि लोक जीवन की आत्मा है। बिहार में सुजनी कढ़ाई की उत्पत्ति 18वीं व 19वीं शताब्दी के आसपास मुजफ्फरपुर के भूसूरा गांव में हुई, जिसे पारंपरिक रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा पुरानी साड़ियों और धोतियों को पुनर्चक्रित करके नवजात शिशुओं के लिए मुलायम रजाई बनाने के लिए शुरू किया गया था। ये कला मुख्यतः घर की पुरानी साड़ियों के टुकड़ों को धागों से जोड़कर बनाई जाती है। ये कला लुप्त हो रही थी, लेकिन 1988 में अडिथी अर्थात एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर ट्रेनिंग, हाउसिंग एंड इंटरेस्ट नामक एक संस्था ने इसे पुनर्जीवित किया और इसे आर्थिक आत्मनिर्भरता का साधन बनाया। ये मुख्यतः महिलाओं द्वारा मुजफ्फरपुर के भूसुरा और मिथिला क्षेत्र के कुछ गांवों में की जाती है। मधुबनी और मुजफ्फरपुर की महिलाएं
पुराने कपड़ों पर कंथा टांकों से नई चादरें बनाती हैं। ये सिर्फ रजाइयां नहीं, कहानियां हैं। हर टांका एक कहानी कहता है। प्रकृति, बेटियों की शिक्षा, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को ये धागों में बुनती हैं। ये जैसे कि कहा जाता है कि जो पति घर से सुबह चले जाते थे काम करने और दिन भर बैठ के महिलाएं अपना इसी कला को करती थी, और जो आसपास के जो वातावरण में देखती थी कि गांव है, घर है, खेत है, खलिहान है, तो वो सारा कुछ इस पे डिज़ाइन बनते थे। अभी भी वैसे ही बनते हैं। पहले ये खेंदरा बनता था, माने कि 4 लेयर 2 लेयर ऐसे कर करके, लेकिन अब हम लोग साड़ी पर, दुपट्टा पर, जैसे कुर्ती पर हुआ, जैकेट पर हुआ, कुशन कवर हो गया, सोफ़ा का हो गया, बेड शीट हो गया, आज ज़्यादा करके हम पोस्टर पर काम करते हैं। हम लोगों ने मार्केट के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि साड़ी बन रहा है, दुपट्टे बन रहे हैं, कुर्ता बन रहा है। रनिंग स्टिच, चेन स्टिच, रंगीन धागे, हर सुजनी एक संवाद है। इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। मतलब ये एक ऐसा है उभरता हुआ कला है, इसकी भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और जो भी आ रहे हैं वो अपना अच्छे से काम करें और लोगों को इसमें जोड़े। सुजनी कला में आजकल की लड़कियां हैं, आजकल की पीढ़ी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, क्योंकि उनको घर में पढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत है, कमी है। उसके सुजनी बना के वो पूरा कर लेती हैं, पढ़ाई करती हैं, कॉलेज जाती हैं। सुजनी से अपना जो इनकम होता है वो अपना पढ़ाई में भी अच्छी बिताती हैं। अब मेरा सुजनी कला को देख के कोई प्रशंसा करता है, मैं बहुत खुश होती थी, बहुत अच्छा लगता है। ये कला अब GI टैग पा चुकी है। हमें विश्वास है कि सुजनी की विकास यात्रा इसी तरह निरंतर जारी रहेगी। पत्थर की नक्काशी बिहार की प्राचीनतम शिल्प परंपराओं में से एक है। गया के पत्थर कट्टी, नालंदा और पटना में आज भी यह परंपरा जीवंत दिखाई देती है, जिसकी जड़ें मौर्य काल तक जाती हैं, जब अशोक के स्तंभों, गुफाओं और बौद्ध स्तूपों पर अद्भुत नक्काशी की गई थी। यह शिल्प केवल पत्थर पर उकेरी गई आकृतियां नहीं, बल्कि समय की परतों में दर्ज इतिहास की गूंज है। हर रेखा, हर प्रहार मानो उस युग की आत्मा को आज तक जीवित रखे हुए है। गया के पत्थर कट्टी गांव से निकली इस कला ने मौर्य काल से लेकर आज तक अपनी चमक नहीं खोई। बिहार में जो फेमस जगह जो पत्थर कट्टी है वो मूर्ति कला के लिए फेमस है। हमारे बिहार का इकलौता ये गांव है जहाँ पे मतलब बड़े पैमाने पे काम होता है। हमारी 7वीं या 6ठी पीढ़ी है इसमें। हम परंपरागत शिल्पी हैं। मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं किया, न कॉलेज में, न कहीं निफ्ट में, न आर्ट कॉलेज में। हम पिताजी के साथ देखते देखते, पढ़ते पढ़ते काम सीख लिया। गया जिले का पत्थर कट्टी, खुखड़ी और आसपास के गांव, साथ ही नालंदा और पटना पत्थर शिल्प के अहम केंद्र हैं, जहां बड़ी संख्या में परिवार इस परंपरा से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में काले नीले पत्थर, ग्रेनाइट और ग्रे ग्रीन स्टोन पर मूर्ति, पैनल, स्तंभ, वास्तु तत्व और सजावटी सामान बनाए जाते हैं, जिनमें बारीक नक्काशी और चिकनी पॉलिश विशेष पहचान है। हमारे इस धार्मिक जितनी भी मूर्तियां हैं, सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं, और उसके बाद स्टैचू बास्ट, अगर कोई अपनी मम्मी पापा का फ़ोटो बनाना हो या यानी किसी का भी या नेताओं का फ़ोटो बनाना हो, सारा काम होता है। इसमें जो भी चीज़ बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो आयुर्वेद की कंपनियां इंडिया में हैं, उसमें बड़ी बड़ी खरलें, बड़े बड़े बॉल, दवा, सोना भस्म, चांदी भस्म जो बनाए जाते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ के पत्थर का ही वो इस्तेमाल करते हैं, और बड़े पैमाने पे सप्लाई है पूरे इंडिया में। काले पत्थरों से बने विष्णुपद मंदिर, अशोक स्तंभ और बराबर गुफाएं इसकी अमर पहचान हैं।
गौड़ ब्राह्मण समुदाय की पीढ़ियां आज भी इसे सहेज रही हैं। अशोका द ग्रेट के समय में संपूर्ण विश्व में बौद्ध विहार का निर्माण हुआ और जहाँ जहाँ बौद्ध विहार है उसमें आप इस कला को बढ़िया से देख सकते हैं। आज जो मूर्ति शिल्प मिल रही है जहाँ तहाँ से, कोई 2000 वर्ष की है, कोई 2500 वर्ष पहले की है प्रतिमा है, लेकिन उस शिल्प की कारीगरी इतनी जरूर आप देखने से लगता है कि ये कैसा शिल्प हुआ होगा कि उस जमाने में जो बना वो उसकी शाइनिंग आज तक बनी हुई है। महाबलीपुरम, खजुराहो, कोणार्क जैसे अन्य क्षेत्र भी इस परंपरा के बड़े केंद्र हैं, लेकिन बौद्ध विरासत से जुड़े काले पत्थर की मूर्तियों के कारण बिहार की पहचान विशिष्ट मानी जाती है। देखिए, हमारे पत्थरकट्टे के आसपास के इलाकों में और पत्थरकट्टे गांव में भी जितने भी कलाकार हैं, जिसने भी काम सीखा है, उनका जीवन यापन बहुत बढ़िया है, आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई आर्टिस्ट नहीं है इस इलाके का, पत्थरकट्टे के इलाके का, जो 15,000 से कम महीना कमाता। और यही नहीं, हमारे द्वारा लोग सीखे हुए कई गाँव में लोग इस मूर्ति कला का काम करते हैं। आज डिजाइनर आर्ट गैलरीज में किसी पत्थर को आधुनिक मूर्तियों में ढाला जा रहा है। ये प्राचीन कला आज भी गया जिले में लगभग 500 से 700 कारीगर परिवारों को आजीविका प्रदान कर रही है। बिहार की एक और अद्भुत कला है टेराकोटा। मिट्टी से जन्मी और आग में तपकर जीवन पाने वाली यह शिल्प परंपरा बिहार की पहचान है। जब साधारण मिट्टी को आकार देकर उसमें संस्कृति और आस्था की छाप छोड़ी गई। टेराकोटा केवल मिट्टी की आकृतियां नहीं, बल्कि उस धरती की धड़कन है जो हर रूप में अपनी कहानी कहती है। यह कला हमें याद दिलाती है कि साधारण से साधारण तत्व भी सृजन और भावनाओं के स्पर्श से अमर हो सकते हैं। बिहार में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी कला की उत्पत्ति लगभग 200 से 300 ईसा पूर्व मौर्य काल के दौरान हुई, जो मुख्य रूप से गंगा नदी के मैदानी इलाकों में उपलब्ध समृद्ध उपजाऊ मिट्टी के कारण विकसित हुई। ये कला धर्म और जनजीवन से जुड़ी थी, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां, व्यावहारिक बर्तन और सजावटी वस्तुएं शामिल थीं, जो बाद में दरभंगा जैसे क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गईं। गुप्त काल के दौरान टेराकोटा ने और अधिक लोकप्रियता हासिल की। विशेष रूप से हिंदू देवी देवताओं विष्णु, सूर्य, दुर्गा की मूर्तियों के साथ साथ आम लोगों की आकृतियों के निर्माण के माध्यम से दरभंगा, मधुबनी सहित उत्तर बिहार इसके प्रमुख केंद्र हैं, जहां ये आज भी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान दोनों का आधार है। ये कला हम लोग का तो परंपरागत रूप से चलते आ रहा है। जब मोहनजोदाड़ो के खुदाई हुआ था, उसमें भी टेराकोटा का सामान जो है सो देखने को मिला था। कोठी एक सब्जेक्ट है जो कि आज के ज़माने में विलुप्त हो रही है, तो उस पे मैं काम करती हूँ। कोठी के ऊपर अलग अलग मंजूषा आर्ट के थ्रू मैं उसमें छठ पूजा, दिवाली, ऐसे अलग अलग जो फेस्टिवल हमारे यहाँ मनाई जाती है उसको मैं उकेरती हूँ। और बुद्धा मेरे बहुत ही प्रिय विषय है, तो बुद्धा पे मैं बहुत काम करती हूँ। दरभंगा और मधुबनी जिलों में लगभग 300 से 500 कारीगर परिवार टेराकोटा शिल्प से नियमित रूप से आजीविका अर्जित करते हैं। टेराकोटा के प्रोडक्ट को बनाने के लिए मिट्टी में एक काली मिट्टी होता है जिसको हम लोग कुम्हरौटी मिट्टी भी बोलते हैं। उससे टेराकोटा का प्रोडक्ट को बनाया जाता है और बनाने के बाद जो है उसको पकाया जाता है। पकाने के बाद हम लोग उसको बेचते हैं। ये गंगा की मिट्टी से हम बनाते हैं, तो वो मिट्टी को ला करके उसको छान करके सुखा करके काफ़ी दिनों तक, मतलब 6 महीने 9 महीने ऐसे हम मिट्टी को रखते हैं। यहाँ के टेराकोटा घोड़े, हाथी, दीपक, दीवार सजावट, कलश, गमले, घरेलू बर्तन और धार्मिक मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।
दरभंगा के रंग बिरंगे घोड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखित हैं। ये मिट्टी अब ऑनलाइन शॉप्स में बिक रही है और कला के नाम पर डिजिटल पहचान बन रही है। टेराकोटा को मैंने थोड़ा फ्यूजन करके मिक्स मीडिया के माध्यम से मैं टेराकोटा मूर्ति को आप कहीं भी रख रखाव करें तो उसको थोड़ा ज़्यादा संभालना पड़ता है, तो उसको मैं म्यूरल के रूप में लेकर के आई हूँ, जिसको कि आप दीवारों पे लगा सकते हैं। पेंटिंग के जगह एक ऑप्शन है, म्यूरल वर्क को आप लगा के अपने घरों को, ऑफिस को आप सजा सकते हैं। जो भी टेराकोटा से जुड़े हुए हैं, मूर्ति कला से जुड़े हुए हैं, उनका तो यही जीवन है कि टेराकोटा का काम करके जो है सो अपना जीवन यापन करते हैं और मूर्ति भी बनाते हैं, मूर्ति सेल करते हैं। बहुत सारा ये काम होता है टेराकोटा में, जिसके माध्यम से जो है सो अपना ट्रेनिंग लेके अपना जीवन गुजारा करते हैं। टेराकोटा अगर विलुप्त हो जाएगा, कोई नहीं बनाएगा तो बहुत सारा समस्या होगा। समस्या ये होगा कि पूजा पाठ से लेकर के आदमी के मृत्यु तक जो है तो टेराकोटा के बर्तन का उपयोग होता है, और नहीं रहेगा तो ये सब असंभव है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं इसको फिर से वो पहचान दिला सके सीख करके, और इसी कोशिश में मैं लगी हूँ कि ये टेराकोटा आर्ट फॉर्म को मैं मॉडर्न तरीके से आम जनता तक पहुँचा सकूँ और लोग इसको अप्रिशिएट कर सकें। टेराकोटा जनजीवन से जुड़ा हुआ है। पहले के ज़माने में गांव में लोग लड्डू बेचने के लिए जाती थी महिलाएं, तो लड्डू बेचनी का भी एक मूर्ति बनता है। पहले के ज़माने में बेटी के यहाँ कुछ भेजना है तो कहार आते थे, और जैसे बहंगी ये लेके जाते थे, तो भाड़ भरिया भी उसमें बनता है मूर्ति में। तो ऐसे कला से जो मिथिलांचल की कला है उसको इसी रूप में विकसित किया गया कि ये कभी लुप्त होगा ही नहीं। उसको परंपरा से जोड़ दिया, संस्कार से जोड़ दिया, रीति रिवाज से जोड़ दिया। कला और शिल्प बिहार की पहचान का जीवंत प्रतीक है। ये सिर्फ हस्तकलाएं नहीं, बल्कि बिहार के कारीगरों के स्वाभिमान और मिट्टी में बसी आत्मा का स्वर है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल पहचान की दौड़ में है, तब बिहार की ये कला और शिल्प अपनी जड़ों से जुड़ी रहकर लोकल से ग्लोबल हो रही हैं। ये परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत उसी मिट्टी में है जहां से संस्कृति जन्म लेती है और दुनिया तक अपना संदेश पहुंचाती है। नमस्कार।